प्यारे बच्चों, आप सभी का हार्दिक स्वागत है तिवारी एग्रीकल्चर एकेडमी के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। जैसा कि आप सबको पता है कि कल आपको 8 बजे लगभग लेक्चर मिला था और अब से डेली रोज रात को 8 बजे आपको मिला करेगा एग्रीकल्चर का ये लेक्चर। 7 बजे आपके लिए आएगा बायोलॉजी और 8 बजे एग्रीकल्चर। तो रोज रात को 7 और 8 बजे आपको हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर जरूर आना है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे प्लेलिस्ट पर देखते हैं वीडियोस को, कैसे टेलीग्राम ज्वाइन करते हैं, ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस स्टूडेंट पूछा करते हैं, अलग अलग स्टेट से कॉल आया करते हैं। तो इस पर भी एक वीडियो हम क्रिएट कर देंगे और आपको बता देंगे कि कैसे प्लेलिस्ट देखते हैं, कैसे सब्सक्राइब करते हैं, कैसे बेल आइकन दबाते हैं, कैसे नोटिफिकेशन आता है, सब कुछ ठीक है। तो कल हम लोगों ने बच्चों एग्रीकल्चर के पार्ट 1 में देखा था गेहूं के बारे में, और ऐसे ही आप सबको हमारे साथ लगे रहना है, शेयर करते रहना है। आप सबकी जीत निश्चित है। साथ मिलकर एग्रीकल्चर के क्षेत्र में जो क्रांति लाने का हम लोगों ने सोचा है वो हम लोगों को लेकर आनी है। जल्दी ही डिजिटल बोर्ड की व्यवस्था कराई जा रही है। डिजिटल बोर्ड जल्दी ही शायद 1 हफ्ते के अंदर आपका आ जाएगा। उसके बाद ये सारे के सारे क्वेश्चन आपको सामने बोर्ड पे कराए जाएंगे। तो इस इंफॉर्मेशन को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, हमारे साथ जुड़े रहिए। कमेंट करना, आपका जो भी आप कमेंट करते हैं वो मुझे अच्छे लगते हैं, तो आप सभी लोग कमेंट जरूर किया करिए। इससे मोटिवेशन मिलता है, बाकी कुछ नहीं मिलता है। ठीक है, चलिए देखते हैं यहाँ पर। अब यहाँ पर क्वेश्चन है बच्चों कि धान की अश्वनी प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है। धान की अश्वनी प्रजाति कहाँ से विकसित की गई है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो धान की अश्वनी प्रजाति है ये कहाँ से विकसित की गई है। ये विकसित की गई है कानपुर से। ओके, चलिए नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका, जंगली धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। जंगली धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। तो ये पॉइंट भी बच्चों इसको नोट करते चलिए, एक एक पॉइंट को आप नोट करते चलिए। जितना आप नोट करेंगे, उनको बार बार रिवाइज करेंगे, चीज़ें उतनी ज़्यादा आपके दिमाग में क्या होंगी, वो आपके दिमाग में फिक्स हो जाएंगी। होता क्या है ना कि जब एक बच्चा छोटा होता है, जब वो लेटा रहता है, बातों को सुना करता है, सिर्फ जब उसे कुछ नहीं आता, वो सिर्फ पैदा हुआ, वो सिर्फ लेटा रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, सुनता रहता है, तो उसे क्या होता है, वो सुन सुनकर पहले 2 साल सीखता है, उसके बाद फिर वो बोलना शुरू करता है। उसने क्या किया, 2 साल सिर्फ सुना, उसने सिर्फ सीखा। तो वैसे ही तरीका है कि जब आप अपने नोट्स बनाते हो, उनको मुंह से अपने उच्चारण करते हो, अपने कानों से सुनते हो। जब भी किसी एक पन्ने पर आपने नोट्स अपने बनाए, एक पन्ने को आपने लिख लिया, उसके बाद उसका 5 बार या 4 बार कम से कम रिवाइज कर लिया, उसका रिवीजन कर लिया। आप देखोगे कि 4 बार रिवाइज करने के बाद आपको पूरी तरह से कंठस्थ हो गया, आपके दिमाग में पूरी तरह से छप गया है ना। ठीक उसी तरह जिस तरह आप बार बार रोड पे, किसी एक रोड पे जाते हो, किसी एक रास्ते पे जाते हो, पहली बार में रास्ता नहीं याद होता, दूसरी बार में नहीं याद होता, तीसरी बार में नहीं याद होता, लेकिन जब आप 4-5 बार उस रास्ते पे जाते हो तो वो चीज़ें याद हो जाती हैं। या फिर किताब में क्या है, ये नोट्स क्या है जो आप पेज पर लिख रहे हो, ये सब क्या है, ये आपका रास्ता है, ये वही बच्चे की सीख है जो बचपन में वो सीखा है, जो वो बोलने लग गया है ना। तो आपको लिखते रहना है, सीखते रहना है, बार बार बोलते रहना है, पढ़ते रहना है, कैसे नहीं याद होगा। ठीक, चलिए देखिए, बने रहिए आप लोग लास्ट तक। आप पूरा कंप्लीट 25 के 25 लेक्चर आपको बायोलॉजी के मिलेंगे। पूरा एक एक क्वेश्चन बायोलॉजी का आप लोग मार के आओगे आंसर, ये विश्वास रखो बस हम पर। बने रहो लास्ट तक। देखो यहाँ पर लिखा है नेक्स्ट क्वेश्चन, जंगली धान का वैज्ञानिक नाम क्या है। जंगली धान का वैज्ञानिक नाम होता है इकाइनोकोला कोलोनम। ठीक है, इकाइनोकोला कोलोनम। क्या नाम होता है जंगली धान का, इकाइनोकोला कोलोनम। ठीक, आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा है, धान के टुंगरू रोग का वाहक क्या है। धान के टुंगरू रोग का वाहक क्या है, हरा फुदका। धान के टुंगरू रोग का वाहक क्या है, हरा फुदका। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका, धान का झोंका रोग किसके कारण होता है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसको इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आप लिख लीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि धान का झोंका रोग किसके कारण होता है। धान का झोंका रोग होता है फफूंदी के कारण। धान का झोंका रोग होता है फफूंदी के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे। भारतवर्ष में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है। भारतवर्ष में सबसे अधिक धान कहाँ उगाया जाता है। तो ये उगाया जाता है पश्चिमी बंगाल में। कहाँ पर उगाया जाता है, पश्चिमी बंगाल में। पूरे भारत में सबसे ज़्यादा धान उगाया जाता है। आगे बढ़ेंगे। MP4 किस फसल की किस्म है। आपसे पूछ रहा है कि MP4 किस फसल की किस्म है। ये जो फसल, ये किस फसल की किस्म है। तो आपको पता होना चाहिए कि ये किसकी है, धान की एक किस्म है। अगर आपसे पूछ दे कि धान की एक किस्म है और अलग अलग किस्में ऑप्शन में दे दे, तो आपको पता होना चाहिए कि जो MP4 है ये किसकी है, ये धान की एक प्रकार की किस्म होती है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना
अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों इसका राइट आंसर क्या है? इसका राइट आंसर है लखनऊ में स्थित है। ठीक है, राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में स्थित है। आगे देखेंगे, अगला पॉइंट है आपका, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? ये इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SBI, है ना, इसे शॉर्ट फॉर्म में लिखते हैं SBI। आगे बढ़ते हैं, भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? तो ये दोनों ही आपको याद रखना है, कोयम्बटूर में, कोयम्बटूर में, है ना। भारतीय गन्ना प्रजनन संस्थान कहाँ स्थित है? SBI यानी कि कोयम्बटूर में स्थित है। राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान पूछ दे तो लखनऊ में, है ना। और NSI पूछ दे अगर आपसे, है ना, NSI पूछ दे तो ये कहाँ पर है? कानपुर में ही है, कानपुर में ही स्थित है। ठीक है, चलिए आगे देखिए, अगला है 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने की बीज दर। ये दोनों इंपॉर्टेंट क्वेश्चन याद रखने हैं आपको बच्चों, कि राष्ट्रीय गन्ना अनुसंधान संस्थान और राष्ट्रीय गन्ना प्रजनन संस्थान। चलिए आगे देखिए, 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने की बीज दर क्या है? 1 हेक्टेयर में गन्ना बोने की बीज दर क्या होती है? 1 हेक्टेयर में जो गन्ना बोया जाता है लगभग 35 से 40 हज़ार टुकड़े बोए जाते हैं, या फिर 70 से 80 कुंतल। ठीक है, अगर बात की जाए टुकड़ों में तो 35 से 40 हज़ार टुकड़े, और अगर बात की जाए कुंतल में तो कुंतल में कितने? 70 से 80 कुंतल। ठीक है, आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, उत्तर प्रदेश में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ है? उत्तर प्रदेश में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो बच्चों उत्तर प्रदेश में घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान झांसी में स्थित है, झांसी में स्थित है। आगे देखेंगे नेक्स्ट पॉइंट क्या है, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? भारत की मुख्य खाद्य फसल कौन सी है? तो यहाँ पर देखिए कौन सी मुख्य खाद्य फसल है भारत की, यहाँ पर लिखा है आपका चावल। भारत की जो मुख्य खाद्य फसल है वो कौन सी? चावल। ठीक है, चावल मुख्य खाद्य फसल है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, अगला है भारत के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? धान के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं? देखिए यहाँ पर लिखा है धान के पुष्प क्रम को क्या कहते हैं। मैंने कल आपको बताया था कि गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है। अगर आपने पढ़ा है तो आप मुझे कमेंट करके जरूर आंसर करिए कि गेहूं के पुष्प क्रम को क्या कहा जाता है। तो यहाँ पर क्वेश्चन है धान के पुष्प क्रम के बारे में, तो धान के पुष्प क्रम को कहा जाता है पेनिकलू। ठीक है, पेनिकलू, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। यहाँ पर ये मात्रा नहीं है, आपको याद रखना है पेनिकल। ठीक है, पेनिकल, धान के पुष्प क्रम को कहा जाता है पेनिकल। ठीक है, आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, नेक्स्ट है आपका, आगे बढ़ाते हैं, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। पेनिकल आपका हो गया, यहाँ पर धान का पुष्पक्रम हो गया। आगे देखिए, धान का टेस्ट वेट कितना होता है? धान का टेस्ट वेट कितना होता है? बच्चों हमने कल आपको गेहूं का टेस्ट वेट बताया था, गेहूं का कितना बताया था? 40 ग्राम, है ना। गेहूं का हमने बताया था आपको 40 ग्राम टेस्ट वेट होता है, और गेहूं के मामा का भी बताया था हमने, गेहूं के मामा का टेस्ट वेट होता है 2 ग्राम, है ना। वैसे ही आपको याद रखना है, जैसे गेहूं और गेहूं के मामा का आपने याद रखा, वैसे ही धान का याद रखना है कितना? 25 ग्राम। ठीक है, धान का टेस्ट वेट कितना होता है? धान का टेस्ट वेट होता है 25 ग्राम, गेहूं का होता है आपका कितना? 40 ग्राम, और गेहूं के मामा का होता है 2 ग्राम। ठीक है, ऐसे आपको इसको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, बासमती धान का टेस्ट वेट, अभी हमने धान का देखा 25, गेहूं का देखा 40, गेहूं के मामा का देखा 2। ऐसे सारी चीज़ें आपको बार बार रिवाइज कराते रहेंगे लेक्चर में, ताकि आपको हमेशा के लिए याद हो जाए। धान का यहाँ पर लिखा है 25, और इसके बाद क्या? बासमती धान का टेस्ट वेट, बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होगा? तो बासमती धान का टेस्ट वेट होगा 21 ग्राम। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए 40 वाला किसका? गेहूं का। 2 वाला किसका? गेहूं के मामा का टेस्ट वेट। 25 वाला किसका? ये धान का। और ये 21 वाला किसका? धान के बासमती धान, है ना, बासमती धान। तो ये चारों हम लोगों ने देख लिए, आपको उम्मीद है बहुत अच्छे से याद हो गई होंगी चीज़ें। बच्चों इसे ज़्यादा से शेयर करिए, आप अपने दोस्तों में शेयर करिए। ये आप समझ लीजिए कि BSc एग्रीकल्चर की जितने भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, ICR, UPTU, BHU, और इसके अलावा आगे के एग्ज़ाम जेट वगैरह में भी ये सब बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पॉइंट छोटे छोटे जो भी आपको ये करा रहा हूँ मैं, ठीक है। तो इन्हें शेयर करिए अपने दोस्तों में, लाइक करिए वीडियो को जरूर, है ना। और जिन बच्चों ने अभी तक टेस्ट सीरीज ज्वाइन नहीं करी है, उनके लिए मैं बताऊंगा कि आप टेस्ट सीरीज जरूर ज्वाइन कर लीजिए। अगर आपने अब तक कोई भी पढ़ाई नहीं करी है, आप कुछ नहीं पढ़ पाए हैं, क्योंकि अगले महीने ही एग्जाम होगा, जैसे लॉकडाउन क्लियर होगा उसके 15 दिन बाद ही आपका एग्जाम होना शुरू हो जाएगा। तो अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लीजिए। सिर्फ 499 रुपये में टेस्ट सीरीज है। करना क्या है? 92 35 92 35 12 60 और 64 पर व्हाट्सएप करना है। 92 35 12 60 64 पर व्हाट्सएप करना है, लिखना है ज्वाइन मी फॉर टेस्ट सीरीज, है ना। या फिर आप लिख दीजिए सर मुझे टेस्ट में ज्वाइन करना है, आपको क्या प्रोसीजर है, कैसे होगा, सब कुछ बता दिया जाएगा। ठीक, चलिए
पढ़ाई करते हैं। टेस्ट जिन लोगों ने नहीं ज्वाइन किया जरूर ज्वाइन करिए, इंपॉर्टेंट है आपकी सफलता के लिए। आगे देखिए, धान का टेस्ट वेट देख लिया 25, बासमती धान का देख लिया 21। इसके बाद लिखा है औस धान की बुआई, AUS एक प्रकार की किस्म है। इसमें आपसे पूछ रहा है कि इस धान की जो बुआई होती है ये कब होती है। इसके बाद एक यहाँ पर देखिए तीनों क्वेश्चंस को हम लोग एक साथ देखेंगे, 3 क्वेश्चन को हम लोग एक साथ देखेंगे। यहाँ पर मैं मार्क कर रहा हूँ, देखिए यहाँ पर लिखा है औस धान की बुआई, अमान धान की बुआई और बोरो धान की बुआई। ये तीनों प्रकार की किस्में हैं धान की, ये भी आपको याद रखना है। आप लिखेंगे अपने पॉइंट जहाँ पे आप नोट्स बना रहे हैं वहाँ पर लिखिए कि धान की किस्में, वहाँ पर लिखिए AUS, उसके बाद अमान और बोरो, ये 3 प्रकार की धान की किस्में होती हैं। जो औस धान है इसकी आपका जो बुआई का समय होता है ये कब होता है, ये होता है अप्रैल से मई के बीच में, ठीक है। और अमान AMAN धान की बुआई कब होगी, ये होती है जून या जून से लेकर जुलाई के बीच में। इसके बाद तीसरा प्रकार का जो आपका धान होता है ये होता है बोरो। इसकी बुआई कब होती है, इसकी बुआई होती है दिसंबर से जून के बीच में, दिसंबर से जून के बीच में इसकी बुआई की जाती है, ठीक है। दिसंबर से जनवरी होगी ये, यहाँ पर आपका गलत टाइप हो गया होगा, है ना, दिसंबर से जनवरी होगा GAN। आप बच्चों यहाँ पर सही कर लीजिएगा, इसे GAN कर लीजिएगा, ठीक है, दिसंबर से जनवरी। चलिए JAN कर लीजिएगा। इसमें आपके नोट्स में जो ये नोट्स है इसमें JUN लिखा हुआ है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका धान में कौन सा कीट, धान में कौन सा कीट पेनिकल अवस्था में रात में आक्रमण करता है। धान में कौन सा कीट पेनिकल अवस्था में रात में आक्रमण करता है। तो ये आपको याद रखना है कि रात में कौन आक्रमण करता है। आप ऐसे याद रखिए इसे कि रात में सैनिक क्या करते हैं, पाकिस्तान पे अटैक कर देते हैं। तो वैसे ही याद रखना है आपको कि जो सैनिक कीट होते हैं, सबसे हानिकारक कीट होते हैं सैनिक कीट, ये धान में अटैक करते हैं, पेनिकल अवस्था में रात में आक्रमण करते हैं, सैनिक कीट इन्हें कहते हैं। कैसा कीट कहते हैं, ये सबसे हानिकारक कीट होता है सैनिक कीट, आपको याद रखना है। आगे बढ़ेंगे, आगे बढ़ेंगे। देखिए यहाँ पर लिखा है बाजरा में वसा का प्रतिशत, बाजरा में वसा का प्रतिशत कितना होता है। बाजरा में वसा का प्रतिशत होता है 5%, है ना। बाजरा में वसा का प्रतिशत होता है 5%। आज एक बच्चे ने क्वेश्चन किया था कि अंडे में वसा, अंडे में प्रोटीन का प्रतिशत कितना होता है। तो बच्चों अगर अंडा आपका 100 ग्राम का है तो उसमें 13.5%, लगभग 13.5% जो होता है वो प्रोटीन पाया जाता है। ये भी आपको याद रखना है। आगे देखिए बाजरा में वसा का प्रतिशत कितना था, 5% बाजरा में वसा पाई जाती है। अगला मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और जो कि हर एग्जाम में लगभग पूछा जाता है, धान में खैरा रोग का कारण। ये पुराने सालों में पूछा गया क्वेश्चन है। धान में खैरा रोग का क्या कारण है, तो धान में खैरा रोग का कारण है जिंक, ठीक है। धान में खैरा रोग किसके कारण होता है, ये होता है जेडन यानी जिंक के कारण, ठीक है, जिंक के कारण होता है। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है बच्चों आपका कि धान में NPK की आवश्यकता होती है। धान में NPK की आवश्यकता होती है। धान में NPK की आवश्यकता कितनी होती है, इसका रेशियो दिया गया है यहाँ पर 100:60:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर, ठीक है। तो ये भी आपको याद रखना है। NPK यानी कि यहाँ पर नाइट्रोजन, फास्फोरस और K से क्या होता है, K से आपका सोडियम, पोटेशियम, ठीक है, K से आपका पोटेशियम। तो ये भी आपको याद रखना है कि NPK की आवश्यकता कितनी होती है। तो ये अलग अलग आपका यहाँ पर रेशियो दिया गया है, 100:60:50 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी होती है। धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी होती है, TN1। आपको याद रखना है कि धान की प्रथम बौनी प्रजाति कौन सी होती है, TN1। धान की प्रथम बौनी प्रजाति TN1। लेक्चर को पूरा देखिएगा, आपको एक एक पॉइंट पूरा क्लियर होगा यहाँ पर। चलिए अगला पॉइंट देखते हैं हम लोग। धान की प्रथम बौनी प्रजाति हो गई आपकी क्या, TN1। आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, तो बच्चों धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, जगन्नाथ, ठीक है। धान की उत्परिवर्तित किस्म कौन सी है, ये है जगन्नाथ। आगे बढ़ेंगे। अगला पॉइंट देखिए, भारत की जादुई धान, भारत का जादुई धान या भारत की जादुई धान कौन सा है, तो ये होता है जया, है ना। ये किसके द्वारा निकाली गई, ये डॉक्टर शास्त्री द्वारा निकाली गई थी, ठीक है। भारत की जादुई धान यानी कि इसका नाम क्या है, जादुई धान का जया नाम है और ये डॉक्टर शास्त्री के द्वारा निकाली गई थी। ये पॉइंट आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आपका बासमती चावल का बीज दर कितना होता है। बासमती चावल का बीज दर कितना होता है। इससे पहले हम लोगों ने अभी
बासमती चावल के बारे में एक पॉइंट और पढ़ा था क्या, बासमती धान का टेस्ट वेट कितना होता है, 21 ग्राम, है ना, 21 ग्राम, तो याद रखना है उसे भी। और यहाँ देखिए बासमती चावल का बीज दर कितना होता है, 35 से 40 किलोग्राम। बासमती चावल का बीज दर होता है 35 से 40 किलोग्राम। आगे बढ़िए, नेक्स्ट पॉइंट है आपका SRI पद्धति अपनाई जाती है, यानी श्री, इसे क्या कहा जाता है, SRI को श्री भी लिखते हैं, हिंदी में आएगा तो श्री लिखकर आएगा। इसका फुल फॉर्म क्या होता है बच्चों, श्री का क्या मतलब होता है, इसमें से जो S है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, आपको याद रखना है कि SRI यानी कि श्री का जो पूरा नाम होता है SRI, इसे आप लिख लीजिए, ये इंपॉर्टेंट है। SRI का पूरा नाम होता है सिस्टम ऑफ राइस इंटेंसिफिकेशन, ठीक है। अगर हिंदी में आएगा तो लिखकर आएगा सघन धान प्रणाली, ठीक है, सघन धान प्रणाली। या फिर शॉर्ट फॉर्म में अगर लिखेंगे इसे तो क्या लिखेंगे, शॉर्ट फॉर्म में लिखेंगे श्री। तो बच्चों श्री पद्धति अपनाई जाती है किसमें, धान, ठीक है, श्री पद्धति अपनाई जाती है किसमें, धान में। आगे बढ़ेंगे, धान में नाइट्रोजनस उर्वरक किस जोन में दिए जाते हैं, धान में नाइट्रोजनस उर्वरक किस जोन में दिए जाते हैं। तो ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि ये रिड्यूस जोन में दिए जाते हैं, किस में दिए जाते हैं, रिड्यूस जोन में दिए जाते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका, नेक्स्ट पॉइंट है कि धान नाइट्रोजन उर्वरक किस फॉर्म में ग्रहण करता है, धान नाइट्रोजन उर्वरक किस फॉर्म में ग्रहण करता है। अगर धान को आप नाइट्रोजन उर्वरक देते हैं तो वह किस फॉर्म में ग्रहण करता है, वो ग्रहण करता है अमोनिकल के फॉर्म में, ठीक है, धान नाइट्रोजन उर्वरक को अमोनिकल के फॉर्म में ग्रहण करता है। क्वेश्चंस को रिपीट इसलिए कर रहे हैं ताकि आप 2-3 बार सुने और आपको हमेशा के लिए चीज़ें याद हो जाएं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या लिखा हुआ है, अमोनिकल हो गया, नाइट्रोजन उर्वरक के रूप में ग्रहण करता है अमोनिकल के रूप में। आगे बढ़ेंगे, डैपोंग विधि से धान की बीज दर कितनी होती है, डैपोंग विधि से अगर धान की बीज दर की बात की जाए तो ये होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर, ठीक है। डैपोंग विधि से ये धान जो होता है इसकी बीज दर होती है 2 से 3 किलोग्राम प्रति मीटर स्क्वायर। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका धान एक फसल है। अगर बात की जाए धान एक कैसी फसल है तो आपको याद रखना है कि यह स्वपरागित फसल है। धान कैसी फसल है, यह स्वपरागित फसल है, स्वपरागित फसल है। आगे बढ़ते हैं, धान की डैपोंग विधि कहाँ से प्रचलित की गई है, धान की डैपोंग विधि कहाँ से प्रचलित की गई है। तो बच्चों आपको याद रखना है कि जो ये धान है, धान की डैपोंग विधि ये फिलीपींस से विकसित की गई है ना, फिलीपींस से प्रचलित की गई है या फिर विकसित की गई है, आपको याद रखना है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। नेक्स्ट पॉइंट है धान में बौनेपन किस जीन के कारण होता है, धान में बौनापन या फिर बौनापन, धान में बौनापन जो हो जाता है यह किस जीन के कारण होता है। तो ये ऐसा ही कुछ चाइना टाइप का नाम है, तो आपको इसको याद रखना है, डेक्जियोवोजेन, है ना, जैसा ही ये नाम है ऐसा ही आपको याद रखना है इसे कि डेक्जियोवोजेन, ठीक है। ये धान में बौनेपन का कारण होता है, ठीक है, धान में बौनेपन का कारण क्या होता है, डेक्जियोवोजेन। ये क्या है, एक प्रकार का जीन होता है और इससे धान में बौनापन आ जाता है। आगे बढ़ेंगे, धान में हलिंग प्रतिशत कितना होता है, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 60 से 70% जो होता है ये धान में हलिंग प्रतिशत होता है, 66 से 70%, यहाँ पर देखिए लिखा हुआ है 66 से 70% जो होता है धान में हलिंग परसेंट होता है। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए, धान में पान सुख बीमारी किसकी कमी से होती है, नाइट्रोजन की कमी से। इससे पहले हम लोगों ने एक खैरा रोग देखा था, किसकी कमी से होता था, खैरा रोग। खैरा रोग भी आपका जिंक की कमी से होता था, जिंक Zn, है ना। तो आपको याद रखना है कि यहाँ पर जो है आपका क्या है, यहाँ है पानसुख बीमारी, तो ये किसकी कमी से होता है, ये नाइट्रोजन की कमी से होता है, ठीक है, नाइट्रोजन की कमी से होता है। आगे बढ़ेंगे, डैपोंग विधि से पौधे तैयार हो जाते हैं, डैपोंग विधि से पौधे कितने दिन में तैयार हो जाते हैं। तो डैपोंग विधि से जो पौधे होते हैं वो 12 से 14 दिन में तैयार हो जाते हैं। ये भी आपको याद रखना है कि डैपोंग विधि से अगर धान लगाया जाता है तो वो पौधे 12 से 14 दिनों में तैयार हो जाते हैं। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है, अगला है आपका क्वेश्चन कि मक्का में प्रोटीन, जो मक्का में प्रोटीन पाया जाता है। अब बच्चों हम लोगों ने अब तक गेहूं देख लिया, धान देख लिया, अब हम लोग मक्का देख रहे हैं, ठीक है। ऐसे ही आगे चल के हम लोग अभी ये मक्का देखेंगे, मक्का के बाद आपका गन्ना देखेंगे, फिर चना देखेंगे, फिर फूल गोभी देखेंगे, फिर पत्ता गोभी देखेंगे, फिर बाजरा देखेंगे, जौ देखेंगे, मूंगफली देखेंगे, सोयाबीन देखेंगे,
तिलहन देखेंगे, देसी कपास के बारे में देखेंगे, फूल गोभी, सब कुछ, आयोडीन, नमक, हर एक चीज के बारे में। एग्रीकल्चर में जिस पॉइंट से जितने क्वेश्चन बनते हैं, एक एक चीज के बारे में हम लोग यहाँ डिस्कशन करेंगे। बस आपको लास्ट तक बने रहना है। और जिन लोगों ने टेस्ट सीरीज नहीं खरीदी है अब तक, टेस्ट सीरीज आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिए, ताकि मैं चाहता हूं कि इस चैनल से कम इस बार 150 बच्चा सेलेक्ट हो, 100 बच्चा कम से कम सेलेक्ट हो ही, है ना, 100 बच्चा सेलेक्ट हो, और उसका फिर इंटरव्यू कराएंगे, और उसके साथ इंटरव्यू करा के हम लोग YouTube पर डालेंगे, ताकि आपको एक खुशी महसूस होगी जो आप लोगों ने मेहनत की है इस लॉकडाउन के बीच में, और जो हमें भी खुशी महसूस होगी कि जो हम लोगों ने मेहनत की है वो आपकी हमारी सफल हुई, है ना। तो आप मुझे ऐसा मौका दीजिए। उम्मीद है आप सब इसे बहुत पढ़ेंगे, अपने नोट्स बनाएंगे टाइम टू टाइम, और इसे रिवाइज करते रहेंगे और सिलेक्शन जरूर लेंगे। चलिए यहां पर देखिए, धान में पानसुक बीमारी किसकी कमी से होती है? नाइट्रोजन की कमी से होती है। अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट है आपका डेपोंग विधि से पौधे तैयार हो जाते हैं, 12 से 14 दिन के अंदर तैयार हो जाते हैं। इसके बाद अगला है आपका, मक्का में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? मक्का में प्रोटीन कौन सा पाया जाता है? जिन नाम का, ZEIN नाम का मक्का में प्रोटीन पाया जाता है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे क्या दिया हुआ है यहां पर। नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है बच्चों कि मक्का का उत्पत्ति स्थान कौन सा है? मक्का का उत्पत्ति स्थान क्या है? तो बच्चों मक्का का जो उत्पत्ति स्थान है वो है मैक्सिको, है ना। आपको याद रखना है कि मक्का की उत्पत्ति कहां से हुई है? मक्का की उत्पत्ति हुई है मैक्सिको यानी मध्य अमेरिका से। आगे बढ़ेंगे, नेक्स्ट पॉइंट आपका दिया हुआ है, मक्का में गुणसूत्र की संख्या कितनी होती है? 2n, है ना। मक्का में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? तो इससे पहले मैंने आपको कल क्या पढ़ाया था? मैंने कल आपको पढ़ाया था गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या। गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है कितनी? 42। यहां पर आपको मैं रिवाइज करा रहा हूं, गेहूं में गुणसूत्रों की संख्या होती है 42, और मक्का में कितनी होती है? मक्का में होती है 20। ठीक है, आपको याद रखना है कि मक्का में 20 गुणसूत्र होते हैं। इसके बाद अगला पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या है आपका? मक्का के नर पुष्प को क्या कहते हैं? मक्के के नर पुष्प को क्या कहा जाता है? मक्के के नर पुष्प को कहा जाता है टेसल। ठीक है, टेसल कहते हैं। क्या कहते हैं? टेसल कहा जाता है। अगला पॉइंट है आपका कि मक्का के मादा पुष्प को क्या कहा जाता है? यहां पर हम लोगों ने आपको बता दिया कि गुणसूत्र मक्के में कितने? 20, और गेहूं में गुणसूत्र कितने? 42। आपको याद रखना है, क्वेश्चन डायरेक्ट ऐसे पूछे जाएंगे एग्जाम में। आगे है, मक्के के नर पुष्प को क्या कहेंगे? नर पुष्प को कहते हैं टेसल, और मादा पुष्प को क्या कहते हैं? सिल्क। ठीक है, दोनों ही पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इन्हें आप लिखते चलिए साथ साथ। टेसल नर पुष्प को, और मादा पुष्प को क्या कहेंगे? सिल्क कहेंगे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट है आपका कि मक्का में जड़ें पाई जाती हैं। मक्का में जड़ें जो पाई जाती है कितने प्रकार की पाई जाती हैं, और उनका नाम क्या क्या होता है वो भी आप यहां देखिए क्या लिखा हुआ है। मक्के में जड़ें पाई जाती हैं 3 प्रकार की, यहां पर आपको लिखा है सेमिनल, क्राउन और एरियर जड़। ठीक है, इन तीनों का नाम आपको याद रखना है। मक्के में 3 प्रकार की जड़ें पाई जाती हैं, सेमिनल, क्राउन और एरियर जड़। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखिए क्या है। मक्का C4 पौधा एवं पर परागित फसल है। एक प्रकार का ये, इसमें कुछ आपसे क्वेश्चन नहीं पूछ रहा है, बस आपको एक पॉइंट यहां पर क्लियर करा जा रहा है कि मक्का कैसी फसल है। मक्का एक प्रकार का कैसा है? मक्का एक प्रकार का C4 पौधा एवं पर परागित फसल है। बस आपको ऐसे का ऐसे ही इसी पॉइंट को याद रखना है कि ये एक प्रकार का पर परागित फसल है और C4 पौधा होता है। आगे बढ़ेंगे, यहां पर नेक्स्ट पॉइंट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है। मक्का में सफेद कलिका रोग होता है, किसकी कमी से होता है? मक्का में सफेद कलिका रोग होता है जिंक की कमी से। मक्का में सफेद कलिका रोग होता है जिंक की कमी से। इससे पहले हमने धान में आपको एक रोग बताया, खैरा रोग, जिंक की कमी से, है ना। और धान में एक पानसुक बीमारी बताई, किसकी कमी से? नाइट्रोजन की कमी से। तो वो दोनों पॉइंट भी आपको याद रखने हैं। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब मक्का एक प्रकार का द्विलिंगी पौधा होता है। कैसा पौधा होता है? द्विलिंगी पौधा होता है। इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं? इसमें नर व मादा पुष्प एक ही पौधे पर पाए जाते हैं। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं क्या है यहाँ पर। मक्का के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? मक्के के मादा पुष्प को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं सिल्क, है ना। इसे क्या कहते हैं? सिल्क कहते हैं। अगला है, मक्के के लिए सर्वोत्तम भूमि कैसी होती है? मक्के की अच्छी फसल हो इसके लिए जो आपकी भूमि होगी वो कैसी होगी? वो होगी दोमट। ठीक है, ये एग्जाम में पूछा जाता है क्वेश्चन, दोमट प्रकार की होती है। आगे बढ़ते हैं, आज का लास्ट पॉइंट ये है आपका, संकुल मक्का की प्रजातियां कौन कौन सी हैं? ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बच्चों, इसे जरूर नोट करिएगा और याद करिएगा। संकुल मक्का की प्रजातियां कौन कौन सी होती है? विक्रम, किसान, अंबर, सोना, विजय।
ठीक है। ये संकुल मक्का की सारी प्रजातियां होती हैं। कौन कौन सी? विक्रम, किसान, अंबर, सोना, विजय। 5 बार बोलेंगे याद हो जाएगा। विक्रम, किसान, अंबर, सोना, विजय, है ना। विक्रम, किसान, अंबर, सोना, विजय। ये कैसी प्रजातियां होती हैं? किसकी? संकुल मक्का की प्रजातियां होती हैं। तो बच्चों आज का ये लेक्चर था, दूसरे नंबर का लेक्चर था एग्रीकल्चर का। कैसा लगा आपको आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा। जिन बच्चों ने अब तक हमारी टेस्ट सीरीज को नहीं ज्वाइन किया है वो सभी स्टूडेंट्स 92, 35, 12, 60 और 64 पर इस पर व्हाट्सएप करके आप मुझे टेस्ट सीरीज के लिए मैसेज कर सकते हैं, लिख सकते हैं कि हाँ सर मुझे टेस्ट सीरीज ज्वाइन करनी है। यूपी कैटेट, आईसीआर, बीएचयू के लिए जो भी बच्चे मैथ्स से हैं, मैथ्स वालों के लिए बाइलैंग्वेज टेस्ट सीरीज बनाई गई है। उनके लिए टेस्ट सबमिट करते ही आपको उसमें क्या मिलेगा? उसमें आंसर यानी सॉल्यूशन भी प्रोवाइड किया गया है। और एग्रीकल्चर वालों के लिए भी 200 क्वेश्चंस की बेस्ट सीरीज तैयार की गई है। अपने अपने क्षेत्र के सभी बेस्ट एग्रीकल्चर के टीचरों द्वारा तैयार किया गया है। आप सब जरूर ज्वाइन करिए और सफल होइए। ठीक है, आप सबको इस साल सिलेक्शन लेना है और इस लेक्चर को ज्यादा से ज्यादा शेयर करते रहना है। कमेंट करके ये जरूर बताना है कि आपको कैसा लगा। अच्छा लगा तो बताइए, नहीं भी ठीक लगा, जो भी इसमें कमियां हैं वो भी आप मुझे सजेस्ट कर सकते हैं। जो भी सुझाव हैं आपके वो भी आप मैसेज कर सकते हैं। पढ़ते रहिए, ख्याल रखिए अपना। मिलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक में कल रात को 8 बजे। ठीक है, रोज रात को 8 बजे क्लास होगी एग्रीकल्चर की और 7 बजे बायोलॉजी की। सुबह 9:15 बजे केमिस्ट्री की होती ही है, आप सबको पता है। टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करिए। कैसे ज्वाइन करना है एक बार अभी इस पर एक वीडियो बना दिया जाएगा। अगर आप नहीं ज्वाइन कर पा रहे हैं तो बाकी डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ज्वाइन करने का लिंक दिया हुआ है, वहां पर क्विज और करंट अफेयर वगैरह आपको मिलता रहता है। ख्याल रखिए अपना, पढ़ते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।